सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में थर्मल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रांसफर एंड वे मोशन के सारे सवाल करेंगे जो कि हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में। ठीक है, कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन आपको थर्मल प्रॉपर्टीज से है और 3 क्वेश्चन आपका वे मोशन से है। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा ये एडुनिटी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसमें लॉगिन करेंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये 3 बार दिखाई देगा। इस पे क्लिक करो, यू विल सी स्टडी मटेरियल सेक्शन। उस पे क्लिक करो एंड यू विल सी अ फोल्डर बाय द नेम जेईई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन पीडीएफ। और इसके अंदर आपको ये सारे प्रिंटेबल फॉर्मेट के क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते जा रहे हैं। हमने अपने चैनल पे सिर्फ 2025 से नहीं, 24, 23, 21, 22, 20 एंड सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने यहां पर सॉल्व करके रखे हुए हैं। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रांसफर। ये दोनों आपको एक ही सेक्शन है। इसमें आपको कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर, इसको अच्छे से रीड करो। सवाल में कहता है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर शीट है एंड इसका जो एक डायमेंशन है वो 9 सेंटीमीटर है और दूसरा डायमेंशन इसका हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस मच। लेकिन साहब, ये आपको एक एरिया है, राइट? तो अगर इसका एक्सपेंशन हमको करवाना भी है तो हम अल्फा का नहीं, हम लोग बीटा का इस्तेमाल करते, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अल्फा। इस बात का ध्यान रहेगा। At room temperature and 1 atmospheric pressure, the mass of sheet M is 0.1 kg. इसका जो मास है वो भी हमको दे रखा है 0.1 kg एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दिस मच। तो ये आप लोग जो कैलोरीमेट्री में स्मॉल एस पढ़ते हो ना, ये वही वाला एस है। If the amount of heat supplied to the material is this much, then change in area of the rectangular sheet is how much? ठीक बात है सर। अगर इसका टेम्परेचर आपने डेल्टा टी से चेंज किया है तो इसमें एक डेल्टा ए आता है। आपको ध्यान में है डेल्टा ए क्या होता है? इनिशियल एरिया बीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब हमें क्या सवाल में इनिशियल एरिया दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे। हमें बीटा दिया हुआ है, हमें डेल्टा टी नहीं पता कि इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है, और वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैलोरीमेट्री में जो आप पढ़ते हो कि भैया हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट बी और डेल्टा टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं जो भी आपका हीट सप्लाइड है, राइट, डेल्टा क्यू अपॉन एम एस। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया 9 इंटू 4, लेकिन ये 9 इंटू 4 36 तो हुआ, लेकिन 10 टू द पावर -4 के साथ, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बीटा को हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू को ध्यान से सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.1, 10 टू द पावर -5। हीट सप्लाइड, वेयर इज योर डेल्टा क्यू? ये रहा ना 8.1, दिस इज योर 8.1, 10 टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई एम एस। मास इज योर 0.1 यानी कि 10 टू द पावर -1 एंड स्पेसिफिक हीट इज योर 900। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3, इसके साथ कटेगा तो 10 टू द पावर -1, तो यहां पर आपको इफेक्टिवली बचेगा 10 टू द पावर -6। ठीक है, मेरे को जो भी आंसर है वो -6 या फिर -7 के टर्म्स में ही है, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही एक बार छोड़ देते हैं। अच्छा सर, और क्या क्या हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये हमको हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक बात है सर। अच्छा, और कुछ जो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। 4 और 2 हमारे पास, ये हो गया है 8, और ये 8 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 8 324 मल्टीप्लाइड बाई 8.1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। ठीक है, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको, अगर ये 8 होता, अगर ये 20 भी होता तो 160, यानी 160 से ये वैल्यू बड़ी है।
ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे तो 1.6 से तो बड़ा ही है। यहां पे जो भी आपको नंबर है वो सिंगल डिजिट है, यानी कि ये सारे नंबर आपको 10 से छोटे हैं, और ये आपको 1.622 के आसपास कहीं होगा। तो यानी कि 10 टू द पावर -6 के ही ऑर्डर का आंसर होना है। इससे ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि ये सॉल्व करने पे आपको 10 से छोटा नंबर आएगा, राउंड ऑफ करने पे एक सिंगल डिजिट नंबर भी बन जाएगा। तो 10 टू द पावर -6 का ही ऑर्डर होना चाहिए। -7 है, -7 है, -7 है, उसी से ही समझ में आ जाता है कि भैया इसमें से कोई भी सेट नहीं बैठेगा। अगर तुम प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये रफली 2 समथिंग आता हुआ दिखाई दे देगा। और यही स्मार्टनेस अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त चाहिए कि फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स के साथ साथ स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन भी हमको करना आना चाहिए एग्जाम के बीच में। ठीक बात है सर, एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, ध्यान से देखिए। कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 0.5 मिलीमीटर। तो वायर का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर है, और इसका जो डायामीटर है वो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर है। ये डायामीटर है इसका, ठीक है। इज यूज इन अ बल्ब। द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज दिस मच। तो वायर का टेम्परेचर कितना है 1727, लेकिन इसमें हम लोग 273 ऐड करेंगे तो ये हमको निकल के आएगा 2000 केल्विन। ये आपको हो गया है वायर का टेम्परेचर। पावर रेडिएटेड बाय द वायर इज दिस मच। जो पावर वो रेडिएट कर रहा है दैट इज योर 94.2 वॉट, एंड पावर रेडिएटेड इज नथिंग बट dq by dt इज इक्वल टू सिग्मा E A T नॉट टू द पावर 4, राइट। ये वायर जो पावर रेडिएट कर रहा है, ना कि वो खुद क्या एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो सिर्फ जो रेडिएट कर रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अच्छा, इट्स एमिसिविटी इज x/8, तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है और हमको यहां पे सिग्मा और पाई लेने के लिए बोल दिया गया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में आपको एक कैपिटल A का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कैपिटल A क्या होता है? ये कैपिटल A आपको होता है सरफेस एरिया। वायर जो है वो आपको कहीं ना कहीं सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, इस प्रकार का वायर है जिसका डायमीटर देख रहे हो हद कम है, अत्यंत कम है। तो सरफेस एरिया में सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया ले लो। अब अगर तुम इसका ये साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे सरफेस एरिया में तो इसका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा एज कंपेयर टू इसके लेंथ, तो सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया ले लो तो वो आपको हो जाएगा 2πRh। ये आपको हो जाएगा 2πRh, और 2 इंटू आर क्या होता है डायमीटर, यानी πL इंटू डायमीटर। तो यहां से हमको साहब दिखाई दे दिया कि पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा E A T नॉट टू द पावर 4, यानी कि सर E की जो वैल्यू होगी वो पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाई सिग्मा A T नॉट टू द पावर 4। नाउ पावर रेडिएटेड इज नथिंग बट योर 94.2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज πLD, पाई की जगह 3.14, लेंथ की जगह 10 टू द पावर -1। एक काम कीजिए, इसको है ना यहाँ पे ये टिक नहीं पाएगा, इसको नीचे लेके आइए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखेंगे तो ये हमने लिखा है 3.14, क्या चीज के लिए, इसके लिए लेंथ इंटू डी, लेंथ भी लिख दिया, डायमीटर भी लिखो, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और टेम्परेचर का भी पावर 4, 2000 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेगा तो वो 16 नहीं आएगा, और 10 टू द पावर 3 का जब पावर करोगे तो वो 10 टू द पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। यहां तो 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर 12 सब आपस में मर गए जी, बिल्कुल। इसको देख के लग रहा है कि इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करते तो 9.42 आता, यानी कि इसको मारेंगे तो ये 30 हमको देना चाहिए। 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 के बराबर है, बढ़िया है सर। तो हमारे पास बचा क्या, मेरे पास यहां पर एक 10 बचा है जो कि ऊपर जाएगा, तो 10/16 यानी कि 5/8। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर एकदम। अच्छा
देखिए पूरा एंड तक कैलकुलेट करके दिखाया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने बोल दिया कि अब तो तुम कर ही लोगे। टू सिलेंड्रिकल रॉड्स ए एंड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स आर ज्वाइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास दो सिलेंड्रिकल रॉड्स है इस प्रकार से, तो भैया हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन ही दिखा रहे हैं। सामने से देखोगे तो एक रॉड है और इसके साथ सीरीज में एक और रॉड लगा हुआ है, ठीक है, यही ना माहौल है जी। ये रॉड नंबर ए ले लो, ये रॉड नंबर बी ले लो। द रेशियो ऑफ लेंथ रेडियाई एंड देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर गिवन एज दिस मच। इसका अपना एक लेंथ है एल ए, इसका अपना एक लेंथ है एल बी, इसका थर्मल कंडक्टिविटी के ए, इसका के बी, और साइड से अगर इसका हम रेडियस देखेंगे तो भैया इसका जो ये रेडियस है वो आर ए है और इसका जो रेडियस है साहब वो आर बी है, ठीक है। द फ्री एंड्स ऑफ द रॉड आर मेंटेन्ड एट 400 एंड 200 केल्विन। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा प्रोफाइल है ये क्वेश्चन का। 400 केल्विन एंड 200 केल्विन, बिना पढ़े समझ में आता है कि ये लोग पक्के तौर पे इंटरफेस का ही टेम्परेचर पूछ रहे होंगे, ठीक बात है। द टेम्परेचर ऑफ रॉड इंटरफेस इज डैश केल्विन व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, तो आपने कहीं ना कहीं जब इसको पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि जब इसमें हीट फ्लो कर रहा होगा हम लोग इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोरिलेट करते हैं, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह, और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों में आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट फ्लो करता है, ठीक है। जो हीट करंट इसमें है वही हीट करंट इसमें भी है। अब इसमें जो हीट करंट होगा दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो आपका रॉड है इसके एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस जो कि हमको हो जाएगा 400 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। हमें दोनों रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस भी चाहिए। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बाई के ए, तो नीचे में लिखाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखते थे? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, आपको होता था करंट। वही मैटर है यहां पर भी, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस है। तो थर्मल रेजिस्टेंस जब लिखना ही है तो डायरेक्टली L बाई के ए लिख देते हैं। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इतना, और डिवाइडेड बाई दिस टर्म, तो वो टर्म तो सर ऊपर चल जाएगा हमको, दिस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रॉड ए, साइड से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर लिख देंगे हम लोग के बी ए बी डिवाइडेड बाई एल बी, और टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट माइनस 200, टी नॉट माइनस 200, ठीक बात है सर। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है। आपको एक और बात ध्यान देना पड़ेगा कि सर पहले तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, के बी के ए को इधर ले आओ, यानी कि हम इसको लिख सकते थे के ए अपॉन के बी, ये आपको हो जाएगा ए ए। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे जब दिस अपॉन दिस होगा, आप जब इसको नीचे लेके आओगे तो जब दिस अपॉन दिस होगा तो उसकी जगह रेडियस का स्क्वायर कर दो ना, समझ रहे हो? ठीक, एल को इधर ले चलो, ये आपको हो जाएगा एल ए बाई एल बी, ये तुमको हो गया है टी नॉट माइनस 200, और ये हो गया तुमको 400 माइनस टी नॉट। अब तुम्हारे पास यहां पर रेशियो है के ए बाई के बी, 1/2 दिया हुआ है, दिया हुआ है सर। क्या तुमको आर ए बाई आर बी दिया हुआ है? दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4। क्या हमें एल ए बाई एल बी दिया हुआ है? 1/2, बिल्कुल दिया हुआ है साहब। तो ये तुमको हो गया है टी नॉट माइनस 200, 400 माइनस टी नॉट। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों मरेगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये आपको हो जाता 1600 माइनस 4 टी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी नॉट माइनस 200। तो यहां से हमको टी नॉट दिख रहा है 1800 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि सर 360। तो क्या इसका जवाब 360 केल्विन है? बिल्कुल है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, कहता है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर इनटू अ पूल, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर अज्यूमिंग नो हीट डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल। मुद्दे की बात यह है कि अगर हमने माना है कि भैया m मास ऑफ वाटर आपको ये 200 मीटर फॉल किया, और हम
हमसे कहता है कि भैया नो हीट डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल, यानी जो भी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, राइट, वो पूरा का पूरा आपको हीट में कन्वर्ट हो गया होगा, और वही हीट ये पानी खुद एब्जॉर्ब भी कर लिया। समझ रहे? तो हमने एम मास को पकड़ा, सो व्हाट इज, हम लिख सकते हैं ना भैया, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही आपको हीट में कन्वर्ट हुआ था और वही उस वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया अपना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो व्हाट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh, दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। ठीक, m ने m को मारा, हमसे सवाल में डेल्टा टी ही तो पूछ रहा है, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू gh अपॉन s। ठीक, ग्रेविटी 10 लेने बोलता है, हाइट हमको कहता है 200 है, और s की वैल्यू हमको कहता है कि 4200 है। अच्छा, ये दोनों इसको मारेगा तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 10 डिवाइडेड बाई 21। अब अगर हम ध्यान से देखें तो भाई साहब ये आपको 0.4 के आसपास कुछ आएगा, 0.5 तो आ नहीं सकता, तो 0.4 समथिंग आएगा, विच मेक्स सेंस कि हाँ भैया 0.48 आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम? अच्छा चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अब वेव मोशन की। इसमें हमको कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार, बढ़िया है सर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कहता है अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर, wavelength is 7.5 centimeter, travels a distance of 1.2 centimeter along x direction in 0.3 second। तो भैया उस वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज योर 1.2 सेंटीमीटर इन योर 0.3 सेकेंड, यानी कि जो वेव स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरा वेव स्पीड आया है। द क्रेस्ट p इज एट x इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भैया समय शून्य पर ओरिजिन वाला जो पार्टिकल था वो क्रेस्ट है, वो क्रेस्ट है इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब इन चारों इक्वेशन में अगर हम लोग x को 0 और t को 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू एम्पलीट्यूड आनी चाहिए, और हमको सवाल में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसमें तो दिक्कत ये हो गया कि तुम कोई भी इक्वेशन में x और t को 0 पुट कर दोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, तो सभी में आ रहा है। अच्छा, इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे साइन दे दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 तो सर ऐसे भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है। अच्छा, तो अब हमको अंदर घुसना पड़ेगा कि k की वैल्यू, तो सर k की वैल्यू तो निकाल सकते ना, तुमको लैम्डा दे रखा है, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, सो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई लैम्डा दैट इज इक्वल टू योर 7.5। अच्छा सर, अगर हम ध्यान से देखें तो ये साहब अपने को हो जाएंगे कितना, 6.28 डिवाइडेड बाई 7.5। तो ये जो वैल्यू है ना वो आपको 1 से तो छोटी है, तो यहां पर हमको 0.83 दिखता है, 3.35 का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो ऐसे खत्म। और 0.13 इसको डिवाइड करोगे 0.13 तो बहुत छोटा सा वैल्यू है, तो ऐसे ही हमको दिख जाएगा एलिमिनेशन से कि हाँ सर ये जो वैल्यू है वो 0.83 आने के लायक हमको दिख रहा है यहां पर। ठीक है, बढ़िया है सर। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि सर क्या हमारा ओमेगा मैच करेगा। वेव स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ध्यान में है, तो ओमेगा आपको होता है v इंटू के, v हमारे पास इतना है, k की वैल्यू 0.83 ले, तो ये आपको 4 तिया 12 32 और 33 यानी कि 3.32। यहाँ पर 3.35 क्यों है, ये प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने 3.14 की जगह 22/7 लिया हो जब इसको सॉल्व किया हो, राइट, बट 3.32 हमारा आ रहा है जो भी हमारे लिए आंसर के तौर में चल जाएगा। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। इन द रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट 2 एयर कॉलम्स क्लोज्ड एट वन एंड, इस प्रकार का माहौल है
ठीक है, ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ L1 वो 100 सेंटीमीटर है, और एक और हमारे पास है, इसका लेंथ हमको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गिव 15 बीट्स पर सेकेंड when each one is sounding in the respective fundamental modes, the velocity of sound in the air is how much? तो भैया फंडामेंटल मोड की बात की जा रही है, तो इस प्रकार का है दोनों के अंदर, जो आपका स्टैंडिंग वेव है वो इस प्रकार का है। तो अगर हम ध्यान से देखें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको होता है V/4L1 इसमें, और यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको हो जाएगा V/4L2। लेंथ छोटा होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, तो यहां पे लेंथ छोटा है, यानी F0 जो है वो F0 प्राइम से बड़ा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो कि हमें इस क्वेश्चन में 15 दे रखा है। अच्छा, F0 की वैल्यू इतनी है, F0 प्राइम कितनी है, दोनों में से V/4 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1/L1 माइनस 1/L2 इक्वल्स टू 15। अच्छा, ये साहब अपने को आ रहा है 1/L1, 100 मीटर का मतलब 1 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो नीचे 1 लिखा है, और ये हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 15। क्या इसको हम लोग अब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? इस 4 को उधर भेज दोगे तो 4 उधर जाने के बाद हो जाएगा तुमको 60, और यहाँ पे 1.2 ऊपर एलसीएम लोगे तो 1.2 माइनस 1 इज 0.2, 0.2 अपॉन 1.2 इज नथिंग बट 1/6। तो स्पीड हमको निकल के आ रही है 360 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम? अच्छा, देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है ये प्रश्न। आपको 2025 अप्रैल में, जहां तक ध्यान में आ रहा है, अब तक के इतिहास का मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स उसमें देखा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ड्रॉप भी हुए थे, बहुत के ऑप्शंस को चेंज किया गया था अंत में। इसमें कुछ चेंज किया नहीं गया, लेकिन ये गड़बड़ है। कंसिडर द साउंड वेव ट्रैवलिंग इन आइडियल गैस ऑफ हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। All the gases have the same ratio of pressure upon rho, where P is the pressure, rho is the density. The ratio of speed of sound through the gases, helium, methane, CO2 is given by what? तो जो आपका वेव स्पीड होता है वो हम लोग लिख सकते हैं आपको गामा RT/m या फिर गामा प्रेशर बाई डेंसिटी। तो अगर हमारा P/ρ तीनों गैस के लिए सेम है, यानी कि जो हमारा साउंड का स्पीड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ गामा। गामा क्या है? एडियाबैटिक रेशियो। अब सर एडियाबैटिक रेशियो की बात हो रही है तो वो आपको होता है 1 + 2/f। अब इस प्रश्न में तकलीफ ये है कि हीलियम में कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको। क्यों नहीं आएगी सर कोई तकलीफ? क्योंकि जब हम हीलियम की बात करते हैं तो ये आपको मोनोटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 है, आपने यहां पे 3 लिखा, ये आपको आ गया 5/3। अच्छा, CH4 के लिए भी कोई तकलीफ नहीं आएगी जीवन में। CH4 आपको पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है, राइट। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 6 ले लेंगे। अच्छा सर, तो यहां पे आपने 6 लिखा तो 8/6 यानी कि 4/3। दिक्कत आएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड में, हालांकि दिक्कत इसमें आना नहीं चाहिए था, एनटीए ने इसमें दिक्कत पैदा कर दिया। CO2 आप हर जगह पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छी किताब में आपको हर जगह लिखा रहेगा कि भैया CO2 आपको है तो ट्राई एटॉमिक, लेकिन CO2 आपको है लीनियर है। लीनियर के वजह से इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ट्रांसलेशनल का है, लेकिन रोटेशनल का इसमें साहब सिर्फ 2 ही है। तो टोटल यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है। आप अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह जब इसको देखेंगे तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि इसकी जो गामा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मार्क माई वर्ड्स, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो आपको लगभग 1.33 के आसपास है, यानी कि 4/3 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन जब कोई बच्चा इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है तो जायज सी बात है कि वो इसको 5 लेगा, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दे कि भैया CO2 के लिए आप एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा रखो। कुछ सोर्सेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि CO2 के लिए वो लोग लिखते हैं कि भैया रूम टेम्परेचर पे भी इसमें आपको वाइब्रेशनल मोड है। अगर उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे तब आपको CH4 के लिए भी एक आध सोर्स में देखने के लिए वैसा भी मिल जाएगा।
इस लिहाज से क्वेश्चन में इनको क्लियरली फिर लिखना चाहिए था, जो कि हमेशा लिखते भी है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, पाप है कि भैया CO2 के लिए ले लो एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एनटीए ने जो आंसर दिया है वो ये मान के दिया है कि CO2 का जो गामा है उन्होंने 4/3 लेके आंसर दिया है, जिस कारण से उनका जो आंसर है वेलोसिटी का हमको चाहिए रेशियो, यानी कि अंडर रूट ऑफ गामा का। सो √5/3 इज टू √4/3 इज टू √4/3, जिस कारण से ये ऑप्शन आपको एनटीए ने दिया है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में जितना लिखा है उसके हिसाब से भी अगर जाता है तो वो CO2 का जो गामा होगा उसके लिए वो इसे एक ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल की तरह लेगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 5 लेगा, जिस कारण से वो यहां पर 7/5 लिखेगा, जिस कारण से उसको यहां पर √7/5 देखने के लिए मिलता है। और अधिकतर बच्चों ने इसी आंसर को फिर टिक करके भी आए थे एग्जाम में। सो दैट इज द कंट्रोवर्सी ओवर हियर। सो माय जॉब इज टू प्रेजेंट एवरी सिनेरियो टू यू गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एक्सपेरिमेंट विथ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इट इज क्लोज का मतलब होता है एक साइड से क्लोज, सिर्फ ना कि दोनों साइड से क्लोज। इट इज फिल्ड विथ वाटर, अच्छा वाटर से भर रहे हो, पानी से भर रहे हो तो उसको हल्का सा वर्टिकल बना दो। इस प्रकार का माहौल है, पहले ये खाली था, फिर आपने इसको थोड़ा सा पानी से भरा। हमसे प्रश्न में कहता है इट इज फिल्ड विथ वाटर बाई 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तुमने इसका 1/5 वॉल्यूम भर दिया, मतलब तुमने इसका 1/5 लेंथ भर दिया। अगर इसका शुरुआत में लेंथ L0 था तो तुमने पानी यहां तक भर दिया, 1/5 तुमने लेंथ इसका भर दिया। तो अब जो लेंथ इसका खाली बच रहा है दैट इज योर 4L0/5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट विल चेंज बाई, अच्छा तो भैया जब इसका लेंथ L0 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? V/4L0। और अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? V/4। और लेंथ अब कितनी हो जाएगी इसकी? 4L0 और 5 ऊपर चला गया। तो भाई साहब लेंथ पहले L0 था, बाद में लेंथ छोटा हुआ। लेंथ छोटा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया होगा, यानी कि ये वाली F2 F1 से ज्यादा है। तो क्या इंक्रीज हुआ है? सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, तो नेगेटिव वाले जितने भी आंसर है वो पॉसिबल नहीं है। तो F2 - F1 दिस माइनस दिस करोगे तो क्यों नहीं तुम लोग V/4L0 को कॉमन ले लेते हो, तो यहां से तुमको मिलेगा 5/4 और यहां से तुमको मिलेगा 1, यानी कि V/4L0 इंटू 1/4। दिस इज योर इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी। सो परसेंटेज कितना हो गया? डेल्टा F/F1 इंटू 100, राइट। सो ये आपको कितना हो जाएगा? V/4L0 इंटू 1/4 एंड द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वॉज योर V/4L0 इंटू 100। तो क्या ये अपने को 25% यानी 25% इंक्रीमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, ठीक है। चलिए और क्या पूछ रहा है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज x = 5 cos ωt + π/2, ठीक है। हमको किसी एक पार्टिकल का ऑसिलेटरी इक्वेशन दे रखा है वेव में। द वेवलेंथ ऑफ द वेव व्हेन इट्स वेलोसिटी इज दिस मच। हमको यहां पर वेव वेलोसिटी दे रखा है, दिस इज योर 300 मीटर्स पर सेकेंड। आपके पास ओमेगा भी है, दिख रहा है ओमेगा कितना है? 628। ओमेगा इज 628 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहां से तुम अगर देखो वेव स्पीड इज इक्वल टू ω/k, यानी कि k इज इक्वल टू ω/v एंड k इज ऑल्सो योर 2π/λ। तो हमको यहां पर दिख रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2πv/ω। So 2π, velocity is your 300 and omega is your 628। अगर तुम ध्यान से देखो 2 × π is 6.28, इसको मारेगा तो 100, यानी कि ये आपको निकल के आ जाएगी 3 मीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। 2 हार्मोनिक waves moving in the same direction superimposed to form a wave
x इक्वल्स टू a cos दिस, दोनों ही टाइम है। फाइंड द पीरियड विथ विच दे बीट। सबसे पहले क्या करो, अगर तुमने बीट्स नहीं पढ़ा है हमारे चैनल पे ढूंढ लो, या फिर बस यूट्यूब पे जाके टाइप कर दो बीट्स और बाजू में लिख दो एड्यूनिटी। आपको एक बड़ा ही सुंदर सा वीडियो 10 से 15 मिनट का मिलेगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और उसी टॉपिक पे ये सवाल है, जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक वेव आपको सुपर इंपोज करता है तो इस प्रकार का आपको इक्वेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपको इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड cos, यहाँ पे अपने को निकल के आता है ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी, और एक और टर्म आता है cos ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ठीक है, ये होल के साथ टाइम है, ये होल के साथ टाइम है। और तुमको ध्यान में होगा कि भाई साहब बीट फ्रीक्वेंसी आपको होती है f1 माइनस f2। ठीक बात है सर, यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये ω1 माइनस ω2 एक छोटी फ्रीक्वेंसी होगी और ω1 प्लस ω2 एक बड़ी वैल्यू होगी। तो साफ साफ दिखता है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी कि जो 1.5 है टाइम के साथ जो कोएफिशिएंट है 1.5, वही मेरे को होगा ω1 माइनस ω2 बाई 2। यही मेरे को साहब 1.5 है, विच इज इक्वल टू योर 3/2। 2 ने 2 को मार दिया। अच्छा, और ओमेगा को हम लिख सकते थे क्या, 2 पाई f1। 2 पाई अगर कॉमन ले लोगे तो f1 माइनस f2 इक्वल्स टू 3, यानी कि साहब f1 माइनस f2 इज नथिंग बट योर 3/2 पाई। अच्छा, हमसे पीरियड विथ विच दे बीट पूछ रहा है, तो भैया टाइम पीरियड ऑफ बीट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f2, तो इसका उल्टा कर दो 2 पाई बाई 3। अब अगर तुम ध्यान से देखो, हमको सवाल में खुद कहता है क्लोज टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये 3.14 है, ये 3 है। 3.14 बाई 3 करोगे तो 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी, इंटू 2, यानी कि सर ये वैल्यू आपको रफली 2 सेकेंड्स हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है साहब, बहुत बढ़िया है। आइए ध्यान से देखिए क्या कहता है इस प्रश्न के अंदर। द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 20 पाई x प्लस 10 पाई t। सबसे पहले तो अगर तुम इस इक्वेशन को ही ध्यान से देखो तो वेव नेगेटिव x एक्सिस में जा रही है, x का कोएफिशिएंट और t का कोएफिशिएंट ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, मतलब वेव नेगेटिव x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। अगर हमने इस प्रकार से बना भी दिया है तो ये वेव जो है आपको लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रही है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑसिलेटिंग स्पीड इज व्हाट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सवाल कहना क्या चाह रहा है पहले तो वो समझो। ठीक है, अगर हमने बहुत dt टाइम के बाद इस वेव का एक और फोटो बनाया, ये वेव आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड घसक गई होगी, ये वेव आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड घसक गई होगी, तो भैया हम लोगों ने बनाया कि dt टाइम बाद ये वेव का शक्ल कैसा दिखेगा। तो सर dt टाइम बाद वेव का शक्ल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, कुछ देर बाद ये पॉइंट आपको नीचे है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, वेव भले ही आपको लेफ्ट साइड जा रही है, तो ये पार्टिकल कुछ देर बाद नीचे जाना चाहता है, तो अभी इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमें इस प्रोफाइल पे एक और पॉइंट ढूंढना है जिसका भी स्पीड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जिसका स्पीड उतना ही हो जितना इसका है। राइट, यहां पर एग्जैक्टली आपको एक और पॉइंट मिलेगा जिसका स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में रहा होगा, और ये दोनों ही स्पीड जो पार्टिकल की है वो दोनों आपको सेम रही होगी। ये तो हो गया, हमने बस डायग्राम में देखने का प्रयास किया। हम कह रहे हैं इस बात को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। और समझना मेरी बात को, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी होती है लैम्डा, और एक क्रेस्ट से कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की दूरी होती है λ/2, यानी दिस इज योर λ/2। हमसे पूछा ना था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो वो λ/2 ही है।
लेकिन हम कह रहे हैं कि आओ अलग तरीके से भी करते हैं। इसको अगर हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कीपिंग एक्स अनचेंज्ड, अज्यूमिंग एक्स टू बी कांस्टेंट, तो वो तुमको दे देगा किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इसको करो dy बाई डी टी, तो वो तुमको दे देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 10 पाई बाहर आ जाएगा, 10 पाई कॉस, दिस इज गोइंग टू बी योर 20 पाई एक्स प्लस 10 पाई टी। अच्छा, बढ़िया है। सो एट अ डिस्टेंस x पार्टिकल का जो स्पीड है वो vp है, राइट? किसी x डिस्टेंस पे पार्टिकल का जो स्पीड है वो vp है। अब इसके x के जस्ट बाद एक और लोकेशन हमको चाहिए, तो x प्लस सम मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, n लैम्डा ले लो, ठीक है? इस पार्टिकल का भी जो स्पीड है वो उतना ही होना चाहिए जो x वाले पार्टिकल का स्पीड था। सो एट अ डिस्टेंस x प्लस n लैम्डा, तो इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करो x प्लस n लैम्डा से। सो vp इज इक्वल टू, ये आपको कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10 पाई कॉस, ये आपको हो जाएगा 20 पाई x प्लस n लैम्डा प्लस 10 पाई टी, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हम क्या कह रहे हैं 10 पाई कॉस, ये 20 पाई है क्या? ये तो k था ना, इस 20 पाई को रखो k और फिर ब्रैकेट को खोल दो, kx प्लस k n लैम्डा 10 पाई टी, तो ये आपको हो जाएगा 10 पाई कॉस, दिस इज योर kx प्लस 10 पाई टी प्लस व्हाट इज kn लैम्डा? व्हाट इज kn लैम्डा? k होता है 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई n लैम्डा, लैम्डा मर गया, 2 पाई n। अब हम ये चाहते हैं, हमको ये बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या रखूं मैं ताकि ये पूरा टर्म वापस से यही आ जाए, क्योंकि जब x वैल्यू थी तो ये इक्वेशन था। हम चाहते हैं कि n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा टर्म वापस से यही बन जाए, ताकि स्पीड मेरा वापस से सेम हो जाए। हमें सिर्फ स्पीड में इंटरेस्ट है, माइनस साइन अगर बाहर आ भी गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया कॉस, इस पूरे को अगर हमने कोई थीटा बोल दिया तो भैया कॉस थीटा प्लस पाई जो है वो माइनस कॉस थीटा है। माइनस साइन का मतलब है कि भैया पार्टिकल अगर एक नीचे था तो ये वाला पार्टिकल ऊपर है, बस उतना ही फर्क पड़ता है उससे। हाँ सर, पाई होने पे मजा आ जाएगा। सर अगर n को 0 कर दूं तो भैया, अगर तुम n को 0 ही कर दिया तब तो तुम सेम पॉइंट की बात कर रहा है, तो n 0 तो ले नहीं सकते, तो n को फिर क्या लेना पड़ेगा, हमें इस टर्म को पाई बनाना है, तो n को क्या लोगे 1/2, और अगर तुमने n को 1/2 ले लिया, n को अगर तुमने 1/2 ले लिया तो x प्लस लैम्डा बाई 2, यानी ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई, लैम्डा बाई 2। तो जो मिनिमम सेपरेशन है उनके बीच का वो लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, खत्म कहानी। और एक बार जब ये तुमने डिड्यूस कर लिया तो तुमको भी पता है कि 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस 20 पाई। इसने इसको मारा 10, यानी साहब लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/10 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये लैम्डा है तो हमको तो लैम्डा बाई 2 आंसर होना चाहिए, विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखा जाए तो भैया ये आपको एक अच्छा सवाल है, जो बच्चे विजुलाइज नहीं कर सकते वो मैथमेटिकली भी इसको डिड्यूस कर सकते थे, और मैथमेटिक्स इस्तेमाल करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। देखिएगा, वेव स्पीड का एक प्रश्न है, टू स्ट्रिंग्स विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड मेड ऑफ सेम मटीरियल are stretched to have same amount of tension. A transverse wave is then made to pass through both the strings. The velocity of wave in the first string having the radius of cross section r is v1, और जिसमें रेडियस r by 2 है उसमें स्पीड v2 है, तो हमसे v2 by v1 पूछ रहा है। अच्छा, समझ रहा है तुम्हारे पास दो वायर है, एक r रेडियस का है और एक r by 2 रेडियस का है, ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि इतना मोटा मोटा वायर बनाने का जरूरत नहीं है,
इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r/2 है। ठीक बात है सर। जो वेव स्पीड होता है इसके अंदर दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय म्यू, दोनों में ही हमको कहता है सेम टेंशन है, यानी वेव स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। म्यू क्या है? म्यू इज योर मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा सर, इसका जो मास होगा, ये जो स्ट्रिंग का मास है, दिस मास इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। समझते हो? डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी होगा, डेंसिटी होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज इक्वल टू योर पाई आर स्क्वायर इंटू एक एल लेंथ पकड़ लिया। एल को अगर इधर ले जाओगे तो m/l विच इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों का ही डेंसिटी सेम है, यानी मास पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। खत्म कहानी। तो हमसे पूछा था v2/v1, सो दैट विल बिकम योर r1/r2। मानते हो ना? नाउ व्हाट इज r1? पहले वाले का रेडियस r है और दूसरे वाले का रेडियस r/2 है, यानी कि साहब ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। खत्म। देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कहता है द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव दैट इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स, दिस एंड दिस आर हाउ मच। एसएचएम में आप इस प्रकार के सवाल करते थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बोल के। सेम अप्रोच आपको यहां पर भी है, फेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड 4 दिया है, इसका 2 दिया है। इस इक्वेशन के मुकाबले इस वाले में आपको प्लस 2π/3 है, राइट। तो 4 को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में दिखाया है ऐसे, तो 2 जो है इस वाले से 2π/3 फेज आगे है। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। ये 2 जो है इससे 120 डिग्रीज आगे है। अगर तुम ध्यान से देखो, अच्छा इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वही मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। क्या निकालना है? वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। और फेज, मान लीजिए कि इनका रिजल्टेंट ऐसे निकल के आता है, तो ये हमको हो जाएगा सेकेंड पार्ट, फेज ऑफ द वेव दैट इज फॉर्म्ड। अच्छा, इसका रिजल्टेंट निकालना है तो भैया एक तरीका तो ये है कि हम 2 को रिजॉल्व कर ले। अगर ये 120 है तो साहब ये 30 डिग्रीज होगा, तो 2 का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा अपने को 2 cos 30 डिग्री विच इज √3, और 2 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा विच इज 2 sin 30 डिग्री विच इज 1। तो सर 4 राइट साइड है, 1 लेफ्ट साइड है, तो इफेक्टिवली राइट साइड हमको कितना हो जाएगा? 3। सो बेसिकली 3 और √3 का रिजल्टेंट निकालना है, तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 2√3। सिर्फ इतना ही कर लेते तब भी दिख जाएगा तुमको कि भैया ये तीनों गलत है और ये वाला मेरे को आता। बट स्टिल √3 और 3 का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा मेरे को फाई। तो यहां से अगर हम देखें tan फाई कितना आ रहा है, व्हाट इज tan फाई? tan फाई इज वर्टिकल अपॉन बेस, सो दैट इज योर √3/3, यानी कि साहब 1/√3, यानी कि फाई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज विच इज इक्वल टू π/6, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 4 में 100% दिख रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।